डेटा एनालिस्ट में कोडिंग होती है या नहीं होती? तो अगर थोड़ी थोड़ी कोडिंग भी, थोड़े लॉजिक बनाना अगर आपको आते हैं तो आप डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं। बोलते हैं ना डैशबोर्ड डेवलपमेंट, तो इसमें ना दो काम होते हैं, एक होता है कि यूआई पार्ट, एक होता है बैकएंड का पार्ट। तो आप किस पार्ट में? और आपको बैकएंड में भी काम करना पड़ेगा, एज मैंने बताया पावर क्वेरी आपको आनी चाहिए, तो टैग्स लिखना आना चाहिए, जैसा आपने बोला यूआई। सो यूआई वी डू थ्रू द विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन। आपने ना एक वर्ड यूज किया था ETL टूल, ये क्या होता है, मतलब क्या काम होता है इसका? 10 सोर्स लिए तो आप इंटीग्रेट कैसे करोगे ना उसको, तो आप एक पाइपलाइन बनाओगे। तो मान लो कि मेरे 10 सोर्स हैं इधर इधर इधर, और मेरे को एक पाइपलाइन बनानी है जिसमें एक ही में सब कुछ आ जाए मेरा, जाके मैं रिपोर्टिंग लेयर में उसको यूज करूँ। पावर बीआई और डेटा एनालिस्ट दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? और अगर आपकी हायरिंग हो रही है पावर बीआई के लिए तो उसमें आपको पावर बीआई और सीक्वल पूछते हैं। हमारी ऑडियंस को आप सजेस्ट करना चाहोगे डेटा एनालिस्ट में जाने के लिए? सजेस्ट तो करूंगा, क्योंकि देखो बेसिकली अभी डेटा बढ़ता जा रहा है, एआई आपको पूरा एनालिसिस करके नहीं बता सकता, ह्यूमन माइंड नहीं लगा सकता उसमें। तो फ्यूचर प्रूफ कैरियर है, बहुत सारे नए नए टूल्स आ रहे हैं। डेटाबेस में एक नया आ गया स्नोफ्लेक, तो वो क्लाउड पे पूरा डेटाबेस बनाता है सीक्वल जैसे। कैसे रहता है? फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज रहती हैं? फ्रेशर्स के लिए हैं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा शुरू के 3-4 महीने जब वो ट्राई करते हैं। ऑन साइट अपॉर्चुनिटी कितनी है? ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज तो हैं काफी, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज भी हैं, रिमोट जॉब्स भी हैं। कितना परसेंटेज कोडिंग जरूरत पड़ती है डेटा एनालिस्ट में? अगर आपकी कंपनी चैट जीपीटी यूज करने दे रही है आपको, आप उससे पूछ सकते हो कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन लगा सकता हूँ। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा यूज करो, खुद का दिमाग यूज मत करो, बट अगर आपको मान लो कि कोई एरर डिबगिंग में आपको हेल्प चाहिए, पर उसके लिए प्रॉम्प्ट लिखना भी आना चाहिए कि आप। ओके, इसमें डेटा एनालिस्ट में सैलरी कैसे रहती है? थोड़े स्कैम भी चल रहे हैं ना, बहुत इजी लग रहा है जाना, तो ऐसे लोगों को इजीली टारगेट भी कर रहे हैं। जो आपको पैकेज मिल रहा है उसका 4 कर दो। यस, एक्सपीरियंस इनटू 4, मतलब जैसे 4 साल का एक्सपीरियंस, 4 लाख का आपका पैकेज है, 16 हो जाएगा। मतलब बोलते हैं ना वास्तविकता में जीना सीखो, थंबनेल देख के बोलते हो भाई 50 लाख का, तो 50 लाख का पैकेज मिल जाएगा। छोटी सिटी से आ रहा है, उसके लिए 14-15,000 एक मंथ की सैलरी है उसके फादर की। डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल में जाना चाहता है कि कहाँ से स्टार्ट करें? प्रोजेक्ट तो बना ही लो, एक पाइथन में बना लिया, एक सीक्वल में बना लिया, एक पावर बीआई में बना लिया। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें एंड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेटा एनालिस्ट? स्वागत है आपका हमारा न्यू एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमने रजत से बात की है। रजत को ऑलमोस्ट 9+ ईयर का एक्सपीरियंस हो गया इन डेटा एनालिस्ट। उन्होंने पावर बीआई पे भी काम किया है, एज अ डेटा एनालिस्ट अभी काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया है, 4-5 कंपनी स्विच भी किए हैं। फिलहाल वो LTI-Mindtree ज्वाइन किए हैं एज अ डेटा एनालिस्ट। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, उस पर बात किया है। रोड मैप क्या होने वाला है, फ्रेशर्स को अगर डेटा एनालिस्ट में जाना है तो क्यों जाना है, उसके रीजंस क्या हैं, और फील्ड अच्छा है या नहीं है। फ्यूचर डिमांड्स के बारे में हमने बात की है कि फ्यूचर में डेटा एनालिस्ट की डिमांड है या नहीं है। फ्रेशर्स को कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, कहाँ से जॉब सर्च करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हमने इस पॉडकास्ट में बात की है। डेफिनेटली आपको काफी अच्छा लगेगा, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना करियर डेटा साइंस में बनाना है। तो चलो मैं आपको इंटर्न्स वाला प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आपको गारंटी प्लेसमेंट मिलने वाला है विद मिनिमम स्टाइपेंड ऑफ 40,000। यहाँ पे आपको डायरेक्ट जॉब भी मिल सकती है, इंटर्नशिप भी मिल सकती है, और आपको पीपीओ भी मिल सकता है। एंड अगर आपका 6 महीने तक आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ तो 100% आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। यार बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं, भाई मैं इस कोर्स को कर लूं या नहीं कर लूं। और एक कोर्स का पूरा करिकुलम होता है ना, वो स्टार्ट से एंड तक वो आपको पता चल जाता है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के साथ साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलने वाला है। अगर आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देते हो एंड आपको प्रायर एक्सपीरियंस है तो आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस के साथ साथ मॉक इंटरव्यूज, कवर लेटर ड्राफ्टिंग, सीवी एंड आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सॉफ्ट स्किल सेशंस भी होने वाले हैं। अगर आप बिगनर हो तो इसमें कोई प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम बिगनर फ्रेंडली है। इस प्रोग्राम के जो ग्रेजुएट्स हैं वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, EY जैसी कंपनीज में काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डुअल सर्टिफिकेशन मिलने वाले हैं। एक आपको इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन मिलने वाला है एंड दूसरा आपको NSDC सॉफ्ट स्किल्स के द्वारा मिलने वाला है। आपको रिकमेंड करूंगा कि इस लाइव बोर्ड के थ्रू अपनी स्किल को पॉलिश कीजिए एंड इंटरव्यूज के लिए 100% रेडी हो जाइए। यहाँ पे आपकी AI बूस्टिंग भी है। इसका मतलब है जो रिक्रूटर है उनके द्वारा आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड उनके प्लेटफॉर्म का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार जाके चेकआउट करो एंड उनकी टीम से जरूर कनेक्ट करना। तो चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। हाय रजत, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बैकसीट इंजीनियर पे। कैसे हो आप? हाय गौरव, मैं एकदम बढ़िया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि आप डेटा एनालिटिक्स रोल में कैसे काम करते हो, एक्चुअल काम क्या होता है। बट उससे पहले आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपने कैसे स्टार्ट किया,
फिलहाल आप किस कंपनी में काम करते हो और कितने ईयर का आपको एक्सपीरियंस हो चुका है? सो गौरव, मुझे 9 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। मैंने रिसेंटली स्विच किया है LTI माइंडट्री में। उसके पहले मैं 4.3 इयर्स टी सिस्टम में था। उसके पहले इन्फोसिस और TCS में था। ओके, आपने सेम रोल पे काम किया, डेटा एनालिटिक्स रोल पे? या मेरी एक्चुअली में मेरा प्लेसमेंट हुआ था इन्फोसिस में। सो आई स्टडीड फ्रॉम जयपुर और उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया था इन्फोसिस में। सो इन्फोसिस में मेरी ट्रेनिंग भी BI में ही हुई थी, बिजनेस इंटेलिजेंस में। तो जब से ही डेटा एंड एनालिटिक्स में हूँ मैं। ओके, या मैं ना बार बार बोलता हूँ डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिस्ट दोनों में डिफरेंसेस होते हैं क्या? नहीं, डेटा एनालिटिक्स एक फील्ड है और डेटा एनालिस्ट जो उसमें काम करते हैं वो है डेटा। ओके ओके, मतलब मैं कह सकता हूँ एक हायरार्की में डेटा एनालिटिक्स सबसे ऊपर आता है एंड उसके नीचे आता है डेटा एनालिस्ट, राइट? डेटा एनालिटिक्स एक पूरी फील्ड हो गई, मतलब कि उसमें वो सब लोग आते हैं, सारे डेटा एनालिस्ट एक डेटा एनालिटिक्स फील्ड में आते हैं, मैं ये बोल सकता हूँ। मतलब डेटा एनालिटिक्स एक फील्ड है जो उसमें काम करते हैं, उनको अपन डेटा एनालिस्ट बोलते हैं। और तो इसमें डेटा इंजीनियर्स भी होते हैं, डेटा साइंटिस्ट भी होते हैं। सो ये सारी फील्ड अलग अलग है। डेटा एनालिटिक्स में आता है लाइक पूरा एनालिसिस करना, रिपोर्टिंग बनाना, डैशबोर्ड बनाना, डेवलपमेंट करना। डेटा इंजीनियरिंग में बेसिकली हाउ यू कैन मेक द पाइपलाइन, ETL पाइपलाइंस, तो वो पूरा डेटा इंजीनियरिंग में आता है, पाइथन, पाइस्पार्क। और डेटा साइंस में बेसिकली प्रिडिक्शन मॉडल और ML और AI जो ये सब चल रहा है आजकल, वो सब डेटा साइंटिस्ट लोग करते हैं। ओके ओके ओके, बिजनेस एनालिस्ट इसके अंदर आता है नहीं आता? बिजनेस एनालिस्ट भी, हाँ, मतलब इसी के अंदर में आते हैं। और वो लोग भी डेटा के ऊपर ही काम कर रहे हैं, बिजनेस डेटा के ऊपर काम करते हैं जनरली वो लोग। और जनरली उनका काम होता है रिप्रेजेंटेशन थ्रू द PPTs, बिजनेस वर्क को PPTs के थ्रू दिखाना। और डेटा एनालिस्ट का काम होता है हमको रिजल्ट देना थ्रू द डैशबोर्ड्स एंड पावर BI रिपोर्ट्स। मुझे एक चीज बताओ, जैसे बोलते हैं ना कि डेटा एनालिटिक्स, तो हर कोई ना, हर किसी का रहता है कि नॉन टेक वाले और टेक वाले, हर कोई चाहता है कि डेटा एनालिस्ट फील्ड में जाए या फिर डेटा एनालिटिक्स में जाए। आइदर वो डेटा साइंस में जा रहे हैं या फिर वो डेटा इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हैं या डेटा एनालिस्ट लाइन में जा रहे हैं। हर किसी का पहला क्वेश्चन रहता है कोडिंग होती है या नहीं होती? डेटा एनालिस्ट में कोडिंग होती है या नहीं होती? कोडिंग की देखो इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब कोडिंग थोड़ी थोड़ी आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, जैसे SQL के इफ लूप कैसे काम करते हैं, इफ एल्स कंडीशंस कैसे काम करती। कोडिंग की थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट तो है, बट इट्स लाइक अ लो कोड। तो अगर थोड़ी थोड़ी कोडिंग भी, थोड़े लॉजिक बनाना अगर आपको आते हैं तो आप डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं। आप उसके लिए SQL सीख सकते हैं, उसके लिए पावर BI सीख सकते हैं। तो पावर BI में भी DAX आता है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, तो उसमें थोड़ा थोड़ा कोड लगता है। मतलब ज़्यादा बड़े कोड नहीं होते हैं, बट 4-5 लाइन के कोड आपको हर मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम के लिए बनाने पड़ते हैं। तो लॉजिक बनाना आपको बेसिकली आना चाहिए, बेसिक लॉजिक आना चाहिए। अगर बेसिक लॉजिक भी आता है तो आप जनरली इस फील्ड में लो बैरियर एंट्री पॉइंट है, और आजकल हर कोई आना चाहता है क्योंकि लो कोड है। आपको जनरली टूल्स के थ्रू आपको एनालिसिस करना होता है, तो ज्यादा कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, आपने बोला था कोड लिखना पड़ता है, किस लैंग्वेज में कोड लिखते हैं? सो बेसिकली पावर BI में एक लैंग्वेज है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। सो ये माइक्रोसॉफ्ट की है बेसिकली, जो उन लोगों ने इंजन में ही डाली हुई है पावर BI के। तो उस लैंग्वेज में ही लिखना पड़ता है। लैंग्वेज कुछ नहीं है, बेसिक लाइक फंक्शंस हैं उसके, जो थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए, जैसे कैलकुलेट कैसे काम करता है, ऑल कैसे काम करता है, फॉर्मेट कैसे काम करता है। सो ये सारे बेसिक फंक्शंस हैं। हर लैंग्वेज के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ऐसे ही डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन के थोड़े फंक्शंस हैं जो आपको जैसे डे टू डे डेटा एनालिसिस में जो काम आते हैं, जो आपके डे टू डे काम आएंगे, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके ओके, आपने एक चीज देखी होगी, हम ना SQL क्वेरीज लिखते हैं, राइट? ये हमारी कोडिंग में आती है या नहीं आती? SQL आपका कोडिंग में ही आता है बेसिकली। तो अगर आपको लॉजिक बनाना आ गए तो भले ही आप उसको SQL में लिख दो या पाइथन में लिख दो, तो बात तो एक ही, लॉजिक बनाना आना चाहिए, या आप उसको डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन के थ्रू लिख दो। तो बेसिकली सब लैंग्वेज एक ही मॉडल पे काम करती है कि आपको लॉजिक बनाना आना चाहिए। और किस लेवल की क्वेरीज लिखते हैं हम?
किस लेवल की, मतलब डिपेंड्स ऑन द एनालिसिस, क्या अपना डेटा कितना बड़ा है, और ज़्यादा बड़ी क्वेरीज नहीं होती हैं बेसिकली। जब अपन रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड बनाते हैं तो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। बिजनेस ओनर्स को देखना होता है कि हम इस चार्ट्स और विजुअल्स के थ्रू हम क्या रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। और मेनली बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे मैं सेल्स डैशबोर्ड का आपको एग्जांपल दूं, तो सेल्स वो देख सकते हैं कि कौन से स्टोर में सेल्स कम हो रही है, इस पिछले मंथ में कौन से स्टोर में सेल्स कम हुई है, जाके वो रिजल्ट ले सकें, उस स्टोर में मे बी बेसिकली डिस्काउंट ज़्यादा दे सकें, या क्यों वहाँ पर सेल्स कम हो रही है, इस सब का एनालिसिस कर सकें बिजनेस ओनर। तो हमारा हाई इम्पैक्ट वर्क होता है। तो कोडिंग इतने ज़्यादा लेवल की तो नहीं है, बट डिपेंड्स ऑन कि आपका डेटा कहाँ से आ रहा है और उसमें डेटा क्लीनिंग कितनी हो रखी है या डेटा बिल्कुल ही मिसमैच आ रहा है। तो बेसिकली 80 to 85% टाइम ना हम लोगों का एनालिसिस के पहले जाता है डेटा क्लीनिंग में, क्योंकि ह्यूमन एरर्स आते हैं, नल्स आते हैं। सो उस सब डेटा को पहले अलग अलग सोर्सेज से हमको कलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं पहले आपको पूरी एक लाइफ साइकिल समझा देता हूँ ना, सो व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा इजी रहेगा। तो एक लाइफ साइकिल होती है कि हम पहले बात करते हैं कि स्टेक होल्डर से बात करते हैं कि उनको चाहिए क्या, बेसिकली रिजल्ट्स क्या चाहिए, एंड रिजल्ट क्या चाहिए, किस बेसिस पे वो बिजनेस डिसीजंस लेना चाहते हैं। तो स्टेक होल्डर्स से हम रिक्वायरमेंट लेते हैं, उसके बाद हमको पता पड़ता है कि ये सोर्सेज से हमको डेटा चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मैंने सेल्स का आपसे बात करी, सेल्स एनालिटिक्स डैशबोर्ड की अपन बात कर लेते हैं। तो हमको लगेगा कि भाई हमको इस रीजन का भी सेल्स डैशबोर्ड बनाना है, इसका भी बनाना है, और एक ओवरऑल हमको सेल्स डैशबोर्ड बनाना है हर रीजन का। सो हम उस रीजन के डिफरेंट सोर्सेज को एक डेटाबेस में मे बी एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ में कंबाइन करेंगे। ओके, सो उसके लिए हम मे बी एक पाइपलाइन बना सकते हैं। ओके, सो उसके लिए एक हम ETL की पाइपलाइन बना सकते हैं, जैसे जहां पर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द डेटाबेस, ट्रांसफॉर्म करेंगे हम उसको, हम ट्रांसफॉर्म थ्रू द SQL भी कर सकते हैं, और हम ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट पावर क्वेरी में भी कर सकते हैं, पावर BI में अगर अपना डैशबोर्ड बना रहे हैं तो। और फिर हम उसको लोड कर देंगे अपने पावर BI इंजन में फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। सो ये पूरा एक वो होता है। ट्रांसफॉर्म में ही हम डेटा क्लीनिंग करते हैं, जहां हमारा 80 to 85% टाइम जाता है, और उसके बाद हम विजुअलाइजेशन के थ्रू तरफ जाते हैं। और विजुअलाइजेशंस में हम बेसिकली चार्ट्स एंड ग्राफ्स के थ्रू ये दिखाने का ट्राई करते हैं कि ये सेल्स डैशबोर्ड में कौन कौन से डिसीजन लिए जा सकते हैं। ओके, अकेला यही काम होता है डेटा एनालिस्ट का? अकेला तो नहीं, मतलब बेसिकली डे टू डे टास्क आप पूछो तो डेटा कलेक्शन रहता है, डिफरेंट टीम्स से बात करनी पड़ती है कि भाई तुम्हारा डेटा कहाँ कौन से सोर्स में है, तुम्हारा कौन से सोर्स में। अगर एक ही सोर्स में रखा हुआ है तब तो इजी है टास्क। मान लो कि SQL सर्वर पे ही है सारा डेटा तो इजी है। बट मान लो किसी का SQL सर्वर पे है, किसी का SAP पे है, तब किसी का Excel पे, तब डिफिकल्टी हो जाती है। तो एक सिंगल सोर्स में उसको लाना पड़ता है डेटा कलेक्शन में, फिर डेटा क्लीनिंग करनी पड़ती है, फिर एनालाइज करना पड़ता है कि बिजनेस को क्या रिक्वायर्ड है, स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ती है, रोज ट्वीक करना पड़ता है उनको। ओके, फिर अपने पास इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए। ये नहीं कि लो कोड है तो सब घुस जाएंगे, सब नॉन IT वाले घुस तो जाएंगे, बट उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से मेरा मतलब है कि उनको रिकमेंडेशन देना आना चाहिए कि भाई इस डेटा पे ये वाला चार्ट आपको ये सही रिजल्ट देगा। कम से कम इतना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स भी होने चाहिए, क्योंकि आपको डेली बिजनेस स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट लेनी पड़ती है कि उनको चाहिए क्या। तो ये हो गया। और ऑनगोइंग टास्क में ये रहता है कि जैसे पुराने हमने डैशबोर्ड बनाए हैं तो उनका मेंटेनेंस रहता है, ठीक है। उसके बाद कोई ऑटोमेशन करने का रहता है, जैसे बार बार हम रिफ्रेश नहीं करना चाहते ना अपने डैशबोर्ड को रोज। मान लो कि किसी बिजनेस वाले को रोज डैशबोर्ड लाइव चाहिए, तो हम बार बार तो उसको रिफ्रेश नहीं करेंगे। तो इसमें हमको ऑटोमेशन करना पड़ता है कि पावर BI सर्विस के थ्रू हम शेड्यूल कर पाएँ अपना बेसिकली। तो वो हर आधे घंटे में रिफ्रेश हो सकता है पावर BI सर्विस के थ्रू। ओके, और हाँ, और न्यू करंट और ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब पावर BI क्या है, एक टूल है।
तो वो माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है, बेसिकली वो हर महीने एक अपडेट निकाल देते हैं। तो हर महीने आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अपडेट आया, कौन सा अपन यूज कर सकते हैं इस महीने अपने रिपोर्ट्स के लिए। सो बेसिकली डेली बेसिस पे यही काम होता है। या डेली यूजेस पे, डेली पे यही काम है, डे टू डे। ओके, एक रिक्वायरमेंट के बारे में बताओ मुझे कि आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई और आपने ऐसे काम किया, आपने यहाँ से इनिशिएट किया जिसमें आपको कोडिंग भी लिखनी पड़ी और क्वेरीज भी लिखनी पड़ी और अदर सिस्टम से कनेक्ट करके डेटा भी लाना पड़ा। हाँ, तो मैं एक प्रीवियसली बताता हूँ। मैं टी सिस्टम में जब था, तो जब मैंने एक एचआर के लिए काम किए थे, एचआर डिपार्टमेंट के लिए, तो बेसिकली उनका क्या रिक्वायरमेंट था ना, उनका डेटा डिफरेंट सोर्सेज पे पड़ा हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो क्या करा कि हमने सारा एक कंबाइन करके एक सिंगल सोर्स बनाया सबसे पहले अपने सीक्वल सर्वर में। उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको एनालिसिस में दिक्कत हो रही थी कि कौन से लोग, एट्रिशन कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। तो बेसिक ये रिक्वायरमेंट थी कि एट्रिशन कहाँ पर हो रहा है, बेंच पे कितने लोग बैठे हैं, कौन सी प्रोफाइल स्किल में कौन से लोग हैं, कौन से टेक प्रोफाइल के लोग अपने पास हैं, कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये सारे उनको डैशबोर्ड में चाहिए था। तो बेसिकली हमने फिर एनालाइज करा, सारा डेटा लाए, एक जगह पे डेटा लाए, डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस किया पावर क्वेरी में, एंड देन पावर बीआई में हमने डेटा मॉडल बनाया। सो डेटा मॉडल में हमने स्टार स्कीमा बनाया। तो स्टार स्कीमा होता है कि एक फैक्ट टेबल होती है, बेसिकली उसके अराउंड डायमेंशन टेबल्स होती हैं। तो फैक्ट टेबल में सारा जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज अपनी सारी फैक्ट टेबल में रख देते हैं हम लोग, और उसके अराउंड सारे डायमेंशंस होते हैं। तो ये सारा एचआर के लिए हमने बनाया था। और इस डैशबोर्ड के बाद एचआर का मतलब टाइम सेव कर पाए हम कम से कम 40%, क्योंकि वो एक ही डैशबोर्ड में सब कुछ देख सकते थे कि एट्रिशन कहाँ पर हो रहा है, कौन सी प्रोफाइल स्किल्स हैं उनके पास। तो ये सब उनको एक ही डैशबोर्ड में मिल गया। बहुत ही ईजिली हमने वो रिफ्रेश भी कर पाए, क्योंकि सारे सोर्स को हमने कंबाइन करके अपने सीक्वल में ले आए थे। अब उनको बार बार हर जगह जाकर अपडेट नहीं करना पड़ रहा था। तो ये सारा एक होल हमने पूरा प्रोसेस फॉलो करा, एचआर एनालिटिक्स डैशबोर्ड बनाया था। हाँ। और इसको कितना टाइम लग गया था? इसमें लगे थे यार हमको 5 to 6 मंथ तो लग गए थे, क्योंकि 5 to 6 मंथ? हाँ, मतलब बहुत बड़ा डैशबोर्ड था ये। एक ही रिपोर्ट नहीं थी इसमें, सारे डिपार्टमेंट, सारे एचआर्स, क्योंकि जर्मन भी था वहाँ पर, जर्मनी का डेटा था, फिर इंडिया का डेटा, स्लोवाकिया का डेटा, हंगरी का डेटा। तो ये सारा डेटा कंबाइन करना, बिजनेस से बात करना, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया था रिक्वायरमेंट गैदरिंग में। फिर डेटा क्लीनिंग में लगा था 20 to 30% टाइम, और फिर 20 to 30% टाइम हमारा डैशबोर्ड डेवलपमेंट में लगा था। उसके बाद तो जस्ट इट्स लाइक अ मेंटेनेंस। जो आपने बोला डैशबोर्ड डेवलपमेंट, तो ये क्या क्लिक पॉइंट टूल्स होते हैं, क्या होते हैं? डैशबोर्ड डेवलपमेंट देखो, बेसिकली अभी जो मार्केट में चल रहा है डेटा एनालिटिक्स में, वो सबसे टॉप पर अभी पावर बीआई चल रहा है, क्योंकि पावर बीआई क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले क्या कर रहे हैं ना, पूरा एक आपको इकोसिस्टम दे देते हैं, एज़्योर आपको दे देते हैं, फिर अभी उनका फैब्रिक आ गया है जिसमें एआई भी दे रहे हैं वो लोग, है ना। तो ये पूरा इकोसिस्टम देने की वजह से क्या कंपनीज ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंसिंग की तरफ जा रही है, तो उसमें उनको पावर बीआई भी दे देते हैं। और दूसरा टूल है टेबल्यू, जो कि मार्केट में अभी चल रहा है, बट ज़्यादातर लोग अब टेबल्यू से पावर बीआई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज आई टोल्ड यू कि माइक्रोसॉफ्ट एक पूरा आपको इकोसिस्टम दे रही है, एक ही टूल में सब कुछ दे रही है माइक्रोसॉफ्ट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के थ्रू एक ही लाइसेंस में सब कुछ मिल जाएगा आपको, एआई मिल जाएगा, रिपोर्टिंग मिल जाएगा, डेटाबेस मिल जाएगा, सब कुछ। तो आई थिंक मेरा स्टार्ट करने का रीज़न भी यही था माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में, कि मैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में गया था इन्फोसिस में। सो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, तब मेरे को ये टूल जब आया था ना यार, तो आई हैव स्टार्टेड इन वर्किंग इन पावर बीआई इन 2018 से मैंने स्टार्ट कर दिया था, 18-19 से। तो जब ये टूल आया था मार्केट में, इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, बट अब इसकी डिमांड इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बहुत पुश कर रहा है, हर बेसिकली अपना लाइसेंस सबको दे रहा है इन अ लो कॉस्ट। अगर आप टेबल्यू लोगे उसकी जगह, मान लो दूसरा रिपोर्टिंग टूल है टेबल्यू और गूगल लुकर, तो वो लोगे तो उसके हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग लाइसेंस की कॉस्ट पड़ती है।
तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए शायद पावर बीआई में सब लोग जा रहे हैं और डैशबोर्ड डेवलपमेंट सब पावर बीआई में कर रहे हैं। तो हाँ, मतलब गो टू स्किल है, कोई भी अगर डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहता है तो पावर बीआई, और वो सीक्वल सीख ले और थोड़ा सा पाइथन सीख ले। ओके अभी ना हमारी ऑडियंस को एक डाउट आ रहा है, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं ना डैशबोर्ड डेवलपमेंट, तो इसमें ना दो काम होते हैं, एक होता है यूआई पार्ट, एक होता है बैकएंड का पार्ट, जैसे जहाँ पे आप क्वेरीज वगैरह लिखते हो, डेटा को फैच करके लाते हो डिफरेंट सोर्सेज से। एक होता है यूआई पार्ट, जो एक प्रॉपर एक यूआई डेवलपर होता है वो बनाता है। तो आप किस पार्ट में, बैकएंड पार्ट में जहाँ से डेटा आपका आ रहा है, या फिर आप यूआई में भी काम करते हो? सो अगर आप डेटा एनालिटिक्स में हो तो मैं तो जैसे एंड टू एंड डेवलपमेंट करता हूँ। तो अगर डेटा एनालिटिक्स में हो और पावर बीआई रिपोर्ट आपको बनानी है, तो हो सकता है कि आपकी सेपरेट टीम हो या तो पावर बीआई की, ठीक है। तो अगर आपकी सेपरेट टीम है तो आपको डेटा क्लीनिंग में इतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपकी कंपनी के पास ईटीएल टीम अलग होगी जो आपका ईटीएल प्रोसेस कर रही होगी पूरा, मतलब कि क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग की वो ध्यान रख लेगी, ठीक है। अगर कोई मेजर्स और कैलकुलेशंस बनानी है तो मे बी वो सीक्वल सर्वर पे भी वो लोग बना सकते हैं। बट अगर आपको सारी चीज़ें जैसे कैलकुलेशंस वगैरह सब पावर बीआई साइड करनी है, तो आपको कोड लिखना पड़ेगा और आपको बैकएंड में भी काम करना पड़ेगा। एज मैंने बताया, पावर क्वेरी आपको आनी चाहिए और आपको डेक्स लिखना आना चाहिए। तो और उसके बाद फिर अपन रिपोर्टिंग में विजुअलाइजेशंस, जैसा आपने बोला यूआई, सो यूआई वी डू थ्रू द विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशंस ना, चार्ट्स, ग्राफ्स, ये हम कैसे उनको दिखा सकते हैं। तो एंड टू एंड आपको आना चाहिए। ओके तो ये यूआई पर्सन का काम है या फिर डेटा एनालिस्ट का काम है, ये यूआई बनाना, चार्ट बनाना? देखो आजकल तो यूआई टीम तो कोई अलग नहीं है। तो कंपनी के, अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जा रहे हो तो हो सकता है कि यूआई, आपके पास एक यूआई डिजाइनर हो जो आपको टेम्पलेट बना के दे देता हो कि मेरे को, जैसे मैंने टीसीएस में काम किया था तो वहाँ पर एक यूआई डिजाइनर था जो कि टेम्पलेट बना देता था कि उसको कौन से कलर कोड चाहिए इन रिपोर्ट्स में और कौन कौन से विजुअल्स चाहिए, जस्ट लाइक दैट। बट काम तो अपने को ही करना पड़ेगा एट द फ्रंट एंड। तो यूआई पार्ट भी अपना ही होता है, तो वो भी आपको आना चाहिए कि कौन से विजुअल्स कब सेलेक्ट करने। तो ये जब यूआई पार्ट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? इसके लिए कोड लिखना पड़ता है कि वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले टूल्स आते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है पावर बीआई में। जैसे आप डेटा को सेलेक्ट कर लोगे तो आप उस डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा चार्ट लेना है वो आपको ऑप्शन देता है वहाँ पर साइड पैनल में, तो आप उसके अकॉर्डिंग चार्ट क्रिएट कर सकते हो अपना। या अंडरस्टूड, क्योंकि ऐसा होता है जब आप क्वेरीज लिखते हो तो एक चार्ट का ऑप्शन आता है कि उस क्वेरी को चार्ट में शो करके दिखाएगा, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप के बेसिकली टेबल सारी अपनी एक साइड में आ जाती हैं। तो टेबल्स में से आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए और उन कॉलम से आपको कौन सा चार्ट बनाना है, तो ये आपको विजुअलाइजेशन मतलब डेटा चार्ट वो दे देता है अपने आप। अपने आप नहीं देता, आपको खुद को सेलेक्ट करना पड़ता है बेस्ड ऑन योर डिसीजन। जब भी मैंने बोला था कि आपको थोड़ा सा बिजनेस की नॉलेज भी होनी चाहिए इसमें, और थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चार्ट अपने को कब यूज में लेना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। हाँ आपने ना एक वर्ड यूज किया था ETL टूल, ये क्या होता है, मतलब क्या काम होता है इसका? ETL मतलब होता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। सो मतलब मान लो कि 10 डेटा सोर्सेज हैं, तो पहले अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपन SSIS का डिफरेंट टूल्स आते हैं, जैसे कि एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट का ही SSIS, ठीक है। सो उसमें अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये जैसे आपने 10 सोर्स लिए तो आप इंटीग्रेट कैसे करोगे ना उसको, तो आप एक पाइपलाइन बनाओगे। तो मान लो कि मेरे 10 सोर्स हैं इधर इधर इधर, और मेरे को एक पाइपलाइन बनानी है जिसमें एक ही में सब कुछ आ जाए मेरा, जाकि मैं रिपोर्टिंग लेयर में उसको यूज कर पाऊँ। तो ये एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड आप SSIS के थ्रू भी कर सकते हो, और आपको डायरेक्ट पावर बीआई में करना है तो पावर क्वेरी के थ्रू भी आप कर सकते हो चेंज। तो इस ETL टूल का यूज क्या हुआ? ETL टूल का यही हुआ ना कि आपको मान लो 10 जगह आपका डेटा पड़ा हुआ है, तो आपको इंटीग्रेट करना है एक जगह पर, तो आप कैसे करोगे? तो वो आप पूरा एक पाइपलाइन बना सकते हो उसके थ्रू SSIS। अच्छा, सो बेसिकली ETL टूल के अंदर हम एक पाइपलाइन बना सकते हैं जहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज से डेटा हम एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। मान लो आपको कोई कॉलम चाहिए, कोई कॉलम में नल आ रहे हैं तो कैसे हैंडल करोगे, डुप्लीकेट आ रहे हैं तो कैसे हैंडल करोगे, तो वो सारा काम ETL पाइपलाइन में हो जाता है।
और इसको इजी करने के लिए कि हमको दूसरा टूल यूज में नहीं लेना पड़े अगर हमारा डेटा इतना बड़ा नहीं है, इसलिए पावर बीआई ने एक ऑप्शन दे दिया पावर क्वेरी का। सो पावर क्वेरी में भी आप अपनी पूरी मतलब ये जो बोल रहा हूँ मैं ट्रांसफॉर्म और लोड वाली चीज और डेटा क्लीनिंग एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज वो थ्रू पावर बीआई भी कर सकते हो। और अगर आपके पास लाइसेंस अच्छा है तो आप डेटा फ्लो बना सकते हो जो कि क्लाउड पे बना देता है आपका ये ETL क्लाउड पे बना देता है, मतलब वो तो आप क्लाउड पे भी वो बना सकते हो। अब बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि पावर बीआई और डेटा एनालिस्ट दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, दोनों सेम ही रोल होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं? डेटा एनालिस्ट आपको अगर बनना है तो मैं बोलूँगा कि जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हैं उसमें एक पावर बीआई आ गया, एक अपना पाइथन आ गया और एक SQL आ गया। ये बेसिक है, मतलब इसके बाद अगर आपको डेटा साइंस की ओर जाना है तो ML और AI आ गया, ठीक है। और पावर बीआई आप कंपेयर कर सकते हो टेबल्यू या लुकर से, क्योंकि ये एक ही टूल है, डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स हैं। ओके तो दोनों के लिए अलग अलग हायरिंग निकलती है, सेम हायरिंग होती है? या फिर डेटा एनालिस्ट रोल पे जा सकते हो या पावर बीआई रोल पे जा सकते हो? बेसिकली हायरिंग होती है डेटा एनालिस्ट के लिए भी होती है। डेटा एनालिस्ट में ज़्यादातर वो SQL और पाइथन मांगते हैं, ठीक है। और अगर आपकी हायरिंग हो रही है पावर बीआई के लिए तो उसमें आपको पावर बीआई और SQL पूछते हैं। तो मैंने जितना भी काम करा है या मैंने जितने भी स्विच करा है, पहले मैं इन्फोसिस में था, तो मैं एक बार अपनी मतलब जर्नी भी बता देता हूँ ऑडियंस को। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया 2018 नवंबर, इन्फोसिस आई गॉट प्लेस्ड इन मैसूर कैंपस, आपको पता ही है। तो मैसूर में 6 मंथ की ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद दे हैव शिफ्टेड मी टू भुवनेश्वर। तो इन्फोसिस में आई वर्कड 2.5 years बेसिकली। तो इन 2.5 years आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन पावर बीआई मेनली। सो मैंने जनरली स्टार्ट कर दिया था पावर बीआई पे और SQL पे काम करना। पहला प्रोजेक्ट मेरे को PL SQL का मिला था, जो कि एक बैंकिंग प्रोजेक्ट था, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको पता है बैंकिंग प्रोजेक्ट में ज़्यादा न्यू टूल यूज़ नहीं होते। उसके बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में चला गया था इन्फोसिस में। फिर बेसिकली हाँ 2015 में मैंने मतलब स्टार्ट कर दिया था ये काम। 2018 में मैंने स्विच करा TCS में। सो TCS में भी मेरे को माइक्रोसॉफ्ट का ही अकाउंट था और उसमें भी मैंने फिर पावर बीआई और SQL पे काम किया। और उनकी स्ट्रीम्स अलग रहती थी क्योंकि वो बेसिकली कॉस्मोस स्ट्रीम्स होती हैं जो कि क्लाउड पे चलती हैं। तो ज़्यादा बड़ा डेटा होता है तो वो कॉस्मोस स्ट्रीम पे जाता है, तो वहाँ पर कॉस्मोस सीखा, थोड़ा डेटाबेस के बारे में नॉलेज ली। बट पावर बीआई मेरा मेन रहा शुरू से। फिर मैंने 4.3 years T सिस्टम में काम करा। T सिस्टम में भी मेनली मेरा काम था पावर बीआई पे। तो अगर आपको जैसे डेटा विजुअलाइजेशन की तरफ जाना है या फिर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं बोलूँगा कि पावर बीआई और SQL आप सीख सकते हैं शुरू में। और अगर आपको डिफरेंशिएशन फैक्टर लाना है ना रिज्यूम में तो आप पाइथन सीख सकते हैं। बट कोडिंग की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब शुरू में। तो बाद में आप धीरे धीरे करके जैसे आप प्रोजेक्ट करते जाओगे तो आप सीखते भी जाते हो। एक चीज बताओ मुझे, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने डेटा एनालिस्ट रोल पे मैं जा रहा हूँ, राइट? तो अगर मुझे कुछ एक दो टूल अगर मैं एक्स्ट्रा सीख लूँ तो मैं पावर बीआई की अगर वैकेंसीज निकलती है उसमें भी अप्लाई कर सकता हूँ, राइट? करेक्ट। वो डेटा एनालिसिस में अगर आप जा रहे हो तो आपको विजुअलाइजेशन टूल तो सीखना ही पड़ेगा। तो आप पावर बीआई तो सीखोगे। अगर आप पाइथन और SQL सीख रहे हो तो उसके संग एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल सीखोगे, या तो आपको पावर बीआई सिखाएंगे या टेबल्यू सिखाएंगे। ये 2 टूल मेन चलते हैं मार्केट। ये आपका पहला पॉडकास्ट है, राइट? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है अभी तक तो, बट वो शायद जर्नी बताने में फंबल हो गया थोड़ा ना। 2015 से स्टार्ट किया था, 2018 बोल दिया उसमें। कोई दिक्कत नहीं, हमारी ऑडियंस समझ जाएगी आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके कि आपने 2015 में स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं भी वो सोच रहा था कि आपने 2018 बोला है कि, लेकिन आपने 2015 में स्टार्ट किया था। कोई नहीं, हमारी ऑडियंस को पता चलेगा। हमारी ऑडियंस को आप सजेस्ट करना चाहोगे डेटा एनालिस्ट में जाने के लिए? हाँ, मैं सजेस्ट तो करूँगा, क्योंकि देखो बेसिकली अभी डेटा बढ़ता जा रहा है, AI भी आ रहा है, तो AI आने के बाद तो और डेटा बढ़ेगा, क्योंकि कंपनीज मोर डेटा ड्रिवन हो रही हैं। तो उनको कोई भी डिसीजंस लेने हैं
तो बेसिकली डेटा तो चाहिए ही उनको डिसीजन लेने के लिए, तो बढ़ता जा रहा है डेटा, तो बेसिकली रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी डेटा एनालिस्ट की। और इसमें एंट्री पॉइंट बहुत इजी है इसमें घुसना ना। तो आप पावर बीआई और सीक्वल सीख लोगे, 2 चीज़ें सीख लोगे। जावा और इन सब में घुसना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आपको कोडिंग वगैरह और सब लॉजिक वगैरह, आपको लाइब्रेरीज वगैरह सब पता होनी चाहिए। बट इसमें थोड़ा एक्सेसिबल है, जो नॉन आईटी वाले भी बहुत सारे आ सकते हैं इसमें, और जो आईटी वाले हैं जैसे डिफरेंट फील्ड में हैं उनको मेनली उनको कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो बेसिकली वो भी आ सकते हैं इसमें। और फाइनेंशियल बेनिफिट भी हैं क्योंकि बेसिकली ये फील्ड ग्रो हो रही है अभी, तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ रही हैं और पे पैकेजेस भी अच्छे हैं। तो अगर आप स्विच वगैरह भी मारते हो ना 2-3 साल बाद, तो 100% हाइक आपको जनरली, मतलब अगर आप में स्किल्स है तो आप जनरली 100% हाइक ले सकते हो। और फ्यूचर प्रूफ कैरियर है यार इसमें, मतलब डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि ये बढ़ता रहेगा डेटा, तो आपकी रिक्वायरमेंट कभी कम होगी नहीं। एआई आ भी जाएगा तो एआई खाली ये बता सकता है कि कौन सा चार्ट ले लो, एआई आपको पूरा एनालिसिस करके नहीं बता सकता, ह्यूमन माइंड नहीं लगा सकता उसमें। तो फ्यूचर प्रूफ कैरियर है, तो इसमें आप जा सकते हो। लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, बहुत सारे नए नए टूल्स आ रहे हैं, तो आप कभी बोर नहीं हो सकते हो। जैसे अभी डेटाबेस में एक नया आ गया है स्नोफ्लेक, तो वो क्लाउड पे पूरा डेटाबेस बनाता है सीक्वल जैसे, बट क्लाउड पे बनाता है, तो थोड़ी थोड़ी क्वेरी चेंज हो जाती हैं, ठीक है, उसको आप स्केल भी कर सकते हो। तो नए नए टूल आते रहते हैं। पावर बीआई में भी अगर जैसे आप सीखते हो तो नई नई अपडेट्स आती रहती हैं हर महीने, तो आप कभी बोर नहीं होते हो। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, तो मैं सजेस्ट तो करूँगा कि हाँ, आना चाहिए डेटा एनालिस्ट में। अच्छी फील्ड है, और अगर आपको अच्छा लगता है एनालिसिस करना, कैसे विजुअलाइजेशन से अपन दिखा सकते हैं। और मेनली यार मेरा तो ये है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये फील्ड, क्योंकि जो मैं बना रहा हूँ उससे बिजनेस पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो बिजनेस ओनर्स से मेरा टच है, ठीक है। अभी मैं टीम भी लीड कर रहा हूँ, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है उनको लीड करना भी, क्योंकि बेसिकली हम जो बना रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं। कोडिंग वगैरह में क्या रहता है ना कि आपको ज़्यादा यूआई से ज़्यादा दूसरी टीम होती है उसमें ना, तो आपको ज़्यादा वो फील नहीं आ पाता। बट इसमें क्या है, रिपोर्ट आपको दिख जाती है ऑनलाइन, और आपको ये भी पता पड़ जाता है कि कौन से यूज़र्स देख रहे हैं। जैसे आप पूरा यूजेज मैट्रिक्स निकाल सकते हो, कौन से यूज़र देख रहे हैं, कहाँ पर देख रहे हैं कंपनी में। और आप जैसे बात भी करोगे बिजनेस स्टेक होल्डर से, तो उनने क्या डिसीजन लिए। तो जैसे हमारी पहले वाली टी सिस्टम में, मेरी पहले वाली कंपनी में, तो रिपोर्ट्स जाती थी मीटिंग्स के लिए। सो क्वार्टरली और जो मंथली मीटिंग्स होती थी ना फाइनेंशियल, उसमें हमारी रिपोर्ट्स यूज़ होती थी। तो बहुत अच्छा लगता था कि यार हमारी रिपोर्ट्स डायरेक्टली पीपीटी में जा रही हैं। तो इम्पैक्ट क्रिएट करना है अगर, तो ये फील्ड में आ सकते हैं। ओके। इसमें कैसे रहता है, फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज रहती हैं? फ्रेशर्स के लिए हैं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा शुरू के 3-4 महीने जब वो ट्राई करते हैं। बट एक बार उनकी एंट्री हो जाएगी तो उनके लिए इजी है, मतलब कि सीख के भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लो कोई टास्क दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से आप पे बर्डन आ जाएगा। तो आप सीख के भी कंपनी के अंदर एक बार चले गए हैं, तो भी आप सीख के आराम से यूट्यूब से और लिंक्डइन लर्निंग वगैरह इन सब से कोर्सेज लेकर आप इजीली सीख सकते हैं। और फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग्स तो अभी बहुत सारी हैं, और बेसिकली मैं उनको बोलूँगा कि इंटर्नशिप से चालू करें, छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं, ठीक है। एक अगर अपन रोड मैप भी दे दूँ मैं उनको, तो जैसे सही रहेगा। तो पहले तो हाँ, बिल्कुल उस पर हम बात करेंगे। बट आपको लगता है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ ओनली फ्रेशर्स को हायर करते हैं? एक हाईरेस्ट करके आया है नया, बेसिकली मेरे को तो अभी वो ही पता है। हाईरेस्ट करके एक नया प्लेटफॉर्म आया है जिस पे हायर कर रहे हैं, और बेसिकली उनको रेफरल के थ्रू ही मिल सकता है, या फिर कोई वो जैसे कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं जहाँ प्लेसमेंट दे रहे हैं वो लोग, बैठने दे रहे हैं प्लेसमेंट में, तो वो घुस सकते हैं इसमें। बाकी रेफरल या फिर इंटर्नशिप के थ्रू वो जा सकते हैं, और रेफरल वो ले सकते हैं थ्रू द लिंक्डइन, मतलब नेटवर्किंग के थ्रू। नेटवर्किंग मेन है इस फील्ड में। ओके, जैसे ऑलमोस्ट आपको 9 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, राइट? 9+। या
9 आपको plus। क्या लगता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 6 ईयर का गैप हो चुका है एजुकेशन में, मतलब बीटेक के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, या बीएससी के बाद कुछ नहीं किया, 6 या 6+ हो चुका है, उन लोगों के लिए मार्केट में डिमांड है एज अ फ्रेशर इन डेटा एनालिस्ट और नॉट? देखो देखो उनका 6 साल का गैप हो गया है, तो गैप को तो कोई नहीं देखेगा, बट उनसे पूछा जाएगा कि इस गैप में आपने क्या करा है। ठीक है, अगर उनने उस गैप का, जैसे मान लो कि किसी ने बिजनेस ट्राई करा हो या फिर किसी ने अपनी स्किल्स पे काम किया हो, जब तो ठीक है, बट कोई एकदम ही खाली बैठा है और स्किल्स है नहीं, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको शुरू से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और सैलरी भी आप मानो कि फिर उसको फिर फ्रेशर जितनी मिलेगी, मतलब वो ही स्टार्ट करेगा जो फ्रेशर की सैलरी होती है 3 to 7 लाख पे। ओके, करेक्ट। अच्छा, इसमें लाइक ऑन साइट अपॉर्चुनिटी कितनी है, मतलब बाहर जाने का मौका मिलता है? ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज तो हैं काफ़ी, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज भी हैं, रिमोट जॉब्स भी हैं। तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज तो डिपेंड्स ऑन द कंपनी यू आर इन, और क्योंकि इसमें बिजनेस स्टेक होल्डर से बात करने का काम ज़्यादा रहता है, तो हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको भेज दे के 1 महीने चले जाओ और उनसे बात करके वहीं बना लो जो बनाना है। ठीक है, तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं क्योंकि बिजनेस से डायरेक्ट बात होती है, बट कोविड के बाद मैं बोलूँगा कि ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि इंडिया में भी पैकेजेस बढ़ गए हैं और वो कॉस्ट बचा रही है कंपनीज ऑन साइट भेजने की। ओके, आपने बोला था ना कोडिंग की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है, कितना परसेंटेज कोडिंग जरूरत पड़ती है डेटा एनालिस्ट में? 30-40% आपको लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए, मतलब 40 to 50% भी अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग आपके दिमाग में होता है कि इफ के बाद एल्स में क्या लिखूंगा, तो इस तरीके से अगर आपका दिमाग चलता है तो आप एनालिसिस कर सकते हो। एनालिसिस मतलब क्या होता है ना, आपको 10 शीट दे दी मान लो कि एक्सेल की, तो आप उससे क्या निकाल सकते हो जाके बिजनेस को ईजी हो जाए डिसीजन लेने में। तो यही है पूरा एनालिसिस। ओके, मैं समझ गया। मतलब ऐसे कोई डेटा आ रहा है, कोई ब्लैंक डेटा नहीं चाहिए बिजनेस को, या फिर एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो वो आप इफ एल्स की उसकी बात कर रहे हो कि भाई इफ ये कंडीशन अगर होती है तो डेटा फेच करो, अदरवाइज ना करो। हाँ, मतलब कोई कॉलम की भी अगर मैं बात कर लूँ, जैसे आपको कोई कैलकुलेटेड कॉलम चाहिए, रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि इसमें अगर इतना % आए तब ये मेरा रिजल्ट आए। ठीक है ना, मतलब मान लो कि कोई सेल्स का डेटा है, तो सेल्स इतनी हो रही है तभी वो टॉप सेल रीजन में आए। तो ये आपका थोड़ा लॉजिक माइंड होना चाहिए बेसिकली, और ये धीरे धीरे काम करके प्रैक्टिस के संग स्किल्स बढ़ाते बढ़ाते आ जाता है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि लो एंट्री बैरियर है अगर आप दूसरी कोडिंग लैंग्वेज और पाइथन और जैसे पाइथन या जावा इन लोगों से कंपेयर करोगे तो। हाँ, डेफिनेटली। अगर आप कॉलेज में सी भी सीखे हो ना, तो आई थिंक वो सी में सिखाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत बेसिक आता है तो बेसिक अगर आपको आता है, सी सीखा है और हो जाएगा, मतलब उसके बाद में कुछ ज़्यादा नहीं होता कोडिंग। तो डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन के आपको फंक्शन पता होने चाहिए कि कैलकुलेट कब यूज़ करना है, ऑल कब यूज़ करना है, मेरे को रिलेटेड कब यूज़ करना है, तो वो थोड़ा पढ़कर आपको यूज़ करते करते आ जाते हैं। करेक्ट। आई थिंक मुझे लगता है ना, स्टार्टिंग में तो कोई नहीं यूज करता है एक साथ सब चीज। जब आप धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, अच्छा यहाँ पे कैलकुलेट हम यूज कर सकते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें यूज होना स्टार्ट हो जाती हैं। करेक्ट। और एआई टूल्स भी आ गए हैं जो जिसने काफी, मैं बोलता हूँ कि लाइफ इजी तो बना दी है। अगर आपकी कंपनी ChatGPT यूज करने दे रही है आपको, तो आप उससे पूछ सकते हो कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन लगा सकता हूँ मैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा यूज़ करो, खुद का दिमाग यूज़ मत करो, बट अगर आपको मान लो कि कोई एरर डिबगिंग में आपको हेल्प चाहिए, तो आप सीधे ChatGPT से पूछ सकते हो कि इसकी जगह कौन सा फंक्शन लगाऊं एरर डिबगिंग में। तो बट उसके लिए प्रॉम्प्ट लिखना भी आना चाहिए कि आपको अगर अच्छे से पता है ये प्रॉम्प्ट की वजह से ये आ सकता है, वो भी पता होना चाहिए। करेक्ट। प्रॉम्प्ट लिखना तो इम्पोर्टेंट, अगर उसको आप बताओगे ही नहीं कि चाहिए क्या, तो वो भी नहीं बताएगा। तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो, वो पता नहीं कौन सी गाता भेज रहा है आपको, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आती है। कभी अच्छा, कभी तो हमारे पैराग्राफ भी हो जाते हैं उसको समझाने में थोड़ा। एग्जैक्टली पूरा सिनेरियो देना पड़ता है। अच्छा ये चाहिए, इसके बाद हमें ये हो रहा है, ये इसके बाद ये हो रहा है, अब आप आंसर दो। आई थिंक ChatGPT काम आता है
बट उन लोगों के लिए जो प्रॉपर उसको फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, समझते नहीं है क्या लिख के दिया है इसमें। तो फिर वो लोग, उनका कोई सेंस नहीं बनता। आई थिंक वो वेस्ट ऑफ टाइम ही है ना। तो आप आउटपुट निकाल के दोगे, टाइम वेस्ट ही करोगे उसको यूज करके। टाइम वेस्ट इसलिए है ना क्योंकि मान लो कि उसको आपने बताया कुछ और, वो कुछ और दे रहा है और आप कुछ और बता रहे हो, तो वो पूरा एक मैस ही है एक तरीके से। बट अगर आपको एक लाइन में प्रॉम्प्ट लिखना आ गया ढंग से, तो आप बता सकते हो कि हाँ इट्स गुड। और अगर आपको एआई यूज करना ठीक से आ गया ना, तो आप मैं बोलता हूँ कि 30-40% लोगों से तो आप ऐसे ही आगे निकल जाओगे यूज डेफिनेटली। क्योंकि हाँ, एक तो एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी काम करने की, एंड स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। अगर आप किसी काम को 3 दिन लगा रहे हो, तो आई थिंक वो आप 1 दिन में 2 दिन के अंदर आप फिनिश कर दोगे। क्योंकि मेरे को भी लगता है ना, जैसे हम पहले कोई एरर निकालते थे डेक्स में ना, तो हमको बहुत टाइम लग जाता था कि कहाँ पर है एरर, क्यों आ रहा है, पूरा उसको डिबग करने के लिए देखने एक एक लाइन को देखना पड़ता था। अगर अभी चैट जीपीटी ऐसा हो गया है और अभी और इम्प्रूव होता जाएगा कि आपको वो एरर बता देता है कि इस लाइन में एरर है और ये क्यों आ रहा है, अगर आपने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि मेरे को ये रिजल्ट चाहिए। ओके, इसमें डेटा एनालिस्ट में सैलरी कैसे रहती है, मतलब कहाँ तक पहुंच सकता है बंदा? यार सैलरी की मैं बात करूंगा, बट एक मैं और बात करना चाहूंगा जो आजकल ये थोड़े स्कैम भी चल रहे हैं ना, तो क्योंकि लोगों को ना मतलब बहुत इजी लग रहा है जाना, तो ये लोग फ्रेशर लोगों को इजीली टारगेट भी कर रहे हैं। तो मैं नाम तो नहीं लूंगा उन बंदों का, वो लोग अपने आप कमेंट में गैस कर लेंगे, बट उनके ऐड बहुत सारे आ रहे हैं बिकॉज दे आर परफॉर्मेंस मार्केटर। उन्होंने कभी इंडस्ट्री में काम नहीं करा, ठीक है, और वो क्लेम करते हैं कि 12 से 17 लाख का पैकेज हम लगवा देंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि 12 से 17 आपका सीधा फ्रेशर पे लग जाएगा। आप बहुत ज़्यादा, आपको कोडिंग आती है, एआई में हो, मशीन लर्निंग में हो, पाइथन में आपने कुछ फोड़ा हुआ है ना, तब आपका मैं मान सकता हूँ 12 से 17 आपकी 12 लाख पे आप स्टार्ट कर सकते हो। बट आप हाँ, जैसे मेरे जैसे नॉर्मल टायर 2 सिटी से आ रहे हो और बेसिक आपने पढ़ा हुआ है, कुछ ज़्यादा फोड़ा नहीं हुआ है, तो फ्रेशर की सैलरी होती है 3 से 7 लाख, और वो अभी भी उतनी ही चल रही है, ठीक है। उसके बाद आप किस स्पीड पे ग्रो करोगे वो आपके ऊपर है, कितने साल में आप स्विच करोगे, क्या आपने स्किल्स ग्रो करी है, बट लिमिट नहीं है इसमें। मतलब कि आप मान सकते हो कि इंटू 4 इंटू 5 मिल सकता है आपको, अगर आप में स्किल्स है तो। एक्सपीरियंस इंटू 4 इंटू 5 या एक्सपीरियंस टू 4 मतलब अगर आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है, इंटू 4 कर दो, मतलब जो आपको पैकेज मिल रहा है उसका 4 कर दो, है ना। मतलब एक्सपीरियंस इंटू 4 मतलब एक्स, जैसे 4 साल का एक्सपीरियंस है और 4 लाख का आपका पैकेज है, तो पैकेज है 16 हो जाएगा। करेक्ट। ओके, मतलब बोले ना, वास्तविकता में जीना सीखो, और जीना सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं थंबनेल देख के बोलते अरे भाई 50 लाख का, तो 50 लाख का पैकेज मिल जाएगा, 50 लाख का पैकेज मिल जाएगा, बट आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वो स्किल्स दिखानी पड़ेंगी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि इतना इजी होता तो हर कोई कर लेता ना, बात वो होती है। बट ये लोगों का थोड़ा ये है कि स्कैम तो चल रहे हैं देखो मार्केट में, और वो लोग पैसा भी कमा रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं। आपको 100 रुपए की पहले वर्कशॉप बेचेंगे, फिर उसके अंदर आपको 20,000 का कोर्स लेना, और ऐसा कर देंगे आप आदमी को कि आपका कुछ छूट रहा है। मतलब कि आपने अगर एआई नहीं पढ़ा ना, तो आपका बहुत कुछ छूट जाएगा, आपकी जॉब ही चली जाएगी अगर आपने एआई नहीं पढ़ा। तो ऐसा कर देते हैं आदमी को, तो आपको लेना ही पड़ता है। वो 10 मिनट का विंडो देंगे आपको कि आप कोर्स ले लो और हो जाता है। आई थिंक आपको लगता है लोग YouTube से पढ़ के कर सकते हैं? YouTube से पढ़ तो सकते हैं, बट स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। देखो, अगर आपको कोई मेंटर लेना है तो मैं बोलूंगा कि ऐसा मेंटर ढूंढो जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। जैसे कि जिसको एक्सपीरियंस है, जिसने शुरू से देखा है क्या क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, बाद में क्या चलेगा, तो उससे आपको सीखना चाहिए। उसमें पैसे खर्च करने में इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए। तो अगर आपको कोई अच्छा कोर्स दिख रहा है तो आप ले लीजिए, बट थोड़े बहुत स्कैम से आपको दूर रहना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि ये लोगों ने इंडस्ट्री में भी काम नहीं किया है और ये आपको बोलें कि मैं तुमको 12 से 17 लाख की जॉब दिला दूंगा, तो इन लोगों से तो आप दूर ही हट जाओ, क्योंकि आपको हकीकत तो बता नहीं रहे हैं क्या चल रहा है मार्केट में।
तो जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है उनसे आप कोर्सेज ले सकते हैं, यूडेमी से ले सकते हैं। यूट्यूब पे आपको थोड़ा क्या मेहनत करनी पड़ेगी कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड वे में कोई ऐसा बना नहीं रहा अभी यूट्यूब पे कि फ्री में स्ट्रक्चर्ड वे में बना दे। मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगा इन द फ्यूचर, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो स्ट्रक्चर्ड वे में अभी कोई ऐसा कंटेंट बना नहीं रहा है कि एक की प्लेलिस्ट खोली और पूरा पढ़ डाला। आई थिंक ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसे एक टॉपिक को उठाओ एंड उस टॉपिक की पूरी वीडियोस बना दो 0 से एंड तक, है ना। एंड सेम ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स उठाओ 0 से एंड तक बना दो। फिर आई थिंक वो आप मतलब यूट्यूब की प्लेलिस्ट में डाल सकते हो, पहला ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब ऐसा नाम लिख के स्टार्ट टू एंड फिर पूरा ही वो एक कोर्स की जैसे डालना पड़ेगा। हाँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लाइक अगर किसी को स्टार्ट करना है तो आपने जैसा बोला स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं जो डालते हैं बट वो बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हैं, उनके व्यूज नहीं आते, तो वो पीछे के पीछे रह जाते हैं। बट आई थिंक यूट्यूब पे है तो सही कुछ चैनल्स जो पूरा वीडियोस डालते हैं। सिखा तो बहुत अच्छा लोग रहे हैं, कंटेंट तो अच्छा डाल रहे हैं लोग और सिखा भी रहे हैं, और अच्छे मेंटर्स भी हैं जो सिखा रहे हैं मतलब। बट पता नहीं अब उनने भी इंडस्ट्री में काम किया है, मैंने तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सबका करना चाहिए। अगर आप कोई कोर्स भी ले रहे हो तो रिव्यू देखना चाहिए। अब मैं आपको जो ये बता रहा हूँ ना, ये लोग तो अपने नेगेटिव रिव्यू भी हटवा देते हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग इतनी तेज है कि ये सारे नेगेटिव रिव्यू आपके कोई भी यूट्यूब पे अगर आपने डाला हुआ है इनके बारे में रिव्यू, तो वो हटवा देते हैं। अब देखो अपने लिए तो क्या 14-15 हज़ार ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वी आर अर्निंग नाउ। बट जो फ्रेशर जो आ रहा है ना, और जो जैसे हमारी जैसी सिटी से आ रहा है, मैं अजमेर से हूँ राजस्थान से, तो जो छोटी सिटी से आ रहा है उसके लिए 14-15,000 एक मंथ की सैलरी है उसके फादर की। करेक्ट। तो उनको बड़ा दुख होता है, और बाद में ये लोग क्या सपोर्ट भी नहीं करते हैं। जैसे कोई क्वेरी आई या कुछ प्लेसमेंट की उनकी क्वेरी आई तो वो लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं उन लोगों को। बट चल रहा है उनका काम जब तक चल रहा है। करेक्ट। अजय, मुझे जैसे आपने स्ट्रक्चर्ड वे की बात की थी, तो मैं चाहता हूँ एक रोड मैप मुझे बताओ एक स्ट्रक्चर्ड वे में कि कहाँ से किसी फ्रेशर को स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई बंदा डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल में जाना चाहता है कि कहाँ से स्टार्ट करे, कौन कौन सी टॉपिक पढ़े, कौन कौन सी टूल्स को अच्छे से सीखना चाहिए, एंड ये एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट मतलब एंड पॉइंट है, यहाँ तक पढ़ो, उसके अंदर डीप में आप जा सकते हो। ठीक है, तो एक रोड मैप में इजी फॉर्मेट में बता देता हूँ। बिल्कुल, ठीक है। हाँ। तो पहले तो अपने को ये देखना है, फंडामेंटल्स को अपन थोड़ा मास्टर कर लें। फंडामेंटल को मेरा मतलब है कि पहले अपन देख लें, थोड़े से एक्सेल फंक्शन देख लें। ठीक है, तो एक्सेल तो थोड़ा चलाना सीख लें, क्योंकि एक्सेल आएगी तो बढ़िया रहेगा। तो फंडामेंटल में एक्सेल फंक्शन हो गए, मैंने जैसे बताया थोड़े टर्मिनोलॉजी होते हैं जैसे ETL ELT, ठीक है। डेटा कलेक्शन कैसे करते हो, क्लीनिंग कैसे करते हो, तो ये फंडामेंटल्स में आ गए। इसके बाद होते हैं अपन टूल्स लर्न कर सकते हैं। सो टूल्स में अपना एक तो आ गया पावर BI मेनली, एक अपना आ गया SQL, ठीक है। और अगर आप SQL और पावर BI में कंफर्टेबल हो गए हैं तो आप पाइथन पे जा सकते हैं, बेसिक और एडवांस, ठीक है। क्योंकि पाइथन आपको क्या थोड़ा एज देगा दूसरे लोगों से, जो पावर BI और खाली SQL सीख रहे हैं। पाइथन थोड़ा एज देगा आपके रिज्यूमे में लिखने के लिए पाइथन इज गुड, अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो। बट अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो पाइथन, पावर BI, SQL ये हो गए। और उसके बाद अगर पावर BI भी सीख लिया, एक और आपको विजुअलाइजेशन टूल सीखना है टू कंपेयर कि पावर BI क्यों अच्छा है बाकी टूल से, तो मे बी टेबल्यू आप सीख सकते हैं, गूगल लुकर आ रहा है उसको आप सीख सकते हैं। ये हो गई टूल्स की बात, ठीक है। फिर आपको आनी चाहिए थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स में मैं बात करूँ तो हाउ टू क्रिएट ऑप्टिमाइज डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो उसके ऊपर आपको काम करना आना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन करना आना चाहिए आपको, ठीक है। जब भी आप कोई कंपनी में जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना आना चाहिए। डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग कैसे होती है, कहाँ कहाँ पर डेटा होता है, कौन कौन से सोर्स होते हैं, तो ये पूरा टेक्निकल स्किल्स में मैंने बता दिया, ठीक है। फिर आता है आपका बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स। तो एक बार आपने ये सब सीख लिया, क्योंकि हमको बिजनेस से बात करनी है, हमको उनको डिसीजंस देने हैं, तो फिर आया बिजनेस साइड ऑफ द थिंग्स। तो बिल्ड द बिजनेस एक्यूमेन, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ गई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई, आपका KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आप कैसे निकाल सकते हो बिजनेस से, वो आ गया। इंडस्ट्री नॉलेज आ गई, मान लो आपको फिनेंस में जाना है, HR में जाना है,
मार्केटिंग में जाना है तो थोड़ी 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 आपने एक एक दो दो प्रोजेक्ट कर लिए या एक एक दो दो डैशबोर्ड बना लिए इनके, ठीक है। उसके बाद आ गया, मान लो फ्रेशर हो आप, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा एक पोर्टफोलियो बना लो, गिटअप पे उसको डाल दो और लिंक्डइन से उसको अपना अटैच कर दो गिटअप की रिपोजिटरी को। तो यही है बेसिकली, फंडामेंटल को सीखो, टेक्नोलॉजी को सीखो, स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स को सीखो, बिजनेस एक्यूमेन, एंड देन क्रिएट योर पोर्टफोलियो। ओके, और ये सारी चीजें सीखने में आपको क्या लगता है कितना टाइम लग जाएगा? देखो, अगर आपने सीखना चालू करा रोज 1 घंटे, 1 डेढ़ 2 घंटे ना, तो आपका 3 to 6 मंथ में आप ये सब सीख सकते हैं। अगर किसी ने 4 आवर्स दिए तो 4 आवर दिए तो हाँ सीख सकते हैं, मतलब 2 मंथ्स तो लग ही जाएंगे सब कुछ कवर करने में, एक एक टॉपिक। फिर आप इंटरव्यू देना और प्रोजेक्ट बनाना चालू कर सकते हैं उसके बाद। तो मैं टोटल मान सकता हूँ कि 30 डेज नहीं, सॉरी 3 मंथ में आप कंप्लीट कर सकते हो। Correct. आपने सारे मतलब उसके एक बारे एक में एक पढ़ा, एक डेटा एनालिस्ट हाँ, का बना आपने एक एक प्रोजेक्ट भी बना लिया और पढ़ भी लिया और इंटरव्यू की तैयारी भी कर ली। करेक्ट। इंटरव्यू की 3 तैयारी मंथ उसके बाद कर सकते हो, प्रोजेक्ट तो बना ही लो, हाँ। एक पाइथन में बना लिया, एक सीक्वल में बना लिया, एक पावर बीआई में बना लिया। मैं ना, मुझे वैसे पता है कि अब बहुत सारे लोगों को पता भी है कि जब आप कोई चीजें पढ़ लेते हो उसके बाद इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। बट मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगा कि अगर आपने तैयारी कर लिया तो प्रॉपर टाइम दो इंटरव्यू के लिए, कि इंटरव्यू के लिए बहुत क्वेश्चंस टाइम कैसे लगता है। पूछे जाते हैं। हाँ, कम से कम 15 डेज तो दो एटलीस्ट। जब आप, ऐसा होता है ना, लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं फिर तुरंत अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, बट वो नहीं निकल पाते, क्योंकि इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपने पढ़ा है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो इंटरव्यू में अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी करो। गूगल पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां जाके चेक करो। और इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियोस बनी है, वो वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड ये पॉडकास्ट के एंड में भी हमने इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो वो भी आप देख लेना। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें एंड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेटा एनालिस्ट में। सो बेसिकली इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपने जैसे बताया कि पहले तो रिवाइज करने पड़ेंगे सारे कंसेप्ट, क्योंकि इंटरव्यू बेसिकली आपकी करंट नॉलेज पे होता है। कौन सा प्रोजेक्ट आपने किया है बेसिकली वो वहीं से क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोजेक्ट बताना आना चाहिए। तो जैसे एक स्टार मेथड होता है कि कंटेक्स्ट सेट करो, फिर आपने रिजल्ट के निकाला है, वो सब एक स्टार मेथड के थ्रू आपको प्रोजेक्ट बताना आना चाहिए। स्टार टेक्निक आप देखोगे यूट्यूब पे तो मिल जाएंगे वीडियो, मैंने भी एक वीडियो डाला हुआ है कि प्रोजेक्ट कैसे बनाओ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बताना आपको अच्छे से आना चाहिए इंटरव्यूअर को फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसी से वो क्वेश्चन निकालेगा। तो उसकी जैसे आपने बताया कि प्रिपरेशन करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो सकता है उससे अलग ही मार्केट में अभी कुछ चल रहा हो नॉर्मली, और उसी से वो क्वेश्चन निकाल के पूछे कि मान लो कि लास्ट मंथ के पावर बीआई के अपडेट्स क्या आए थे, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन हो गया कि जैसे सीक्वल में पूछ सकते हैं, वो लोग क्वेरीज लिखवाते हैं आजकल। तो आजकल मेनली बेसिकली मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यूज दिए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मैं अभी जॉब स्विच ही किया, 27 नवंबर को मेरा फर्स्ट डे था LTI Mindtree में। तो उसके पहले मैं 3 महीने से लगा ही हुआ था ये सब इंटरव्यू देने में और इसमें। तो बेसिकली अब मैंने देखा कि अब जो चीज़ें हो गई है ना, इट्स मोर लाइक अ प्रैक्टिकल। तो वो आपसे डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, जो मैंने डेक्स क्वेरी की बात करी, आपको वो चैट विंडो में लिखनी पड़ेगी पूरी, ठीक है। तो आपको वो लिखनी आनी चाहिए, सिंटैक्स आपको पता होने चाहिए। ये नहीं क्या खाली आपने फंक्शन देख लिए और हो गया काम। और सीक्वल क्वेरी भी आपसे लिखवा लेते हैं। और कोई तो राउंड्स में अगर आप जैसे स्टार्ट फेज में हो तो आपसे रिपोर्ट बनाने को भी बोल सकते हैं। तो मेरे भी 1-2 राउंड में उन लोगों ने बोल दिया था कि रिपोर्ट बनाओ, और वो 1-1.5 घंटे तक साथ में ही बैठे थे। तो ऐसे राउंड्स भी हो रहे हैं कि आपको लाइफ टाइम पे ही रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो ये सब माइंड में लेकर चलें। और प्रिपरेशन के लिए तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैंने भी डाले हुए हैं अपने चैनल पे। तो आप वो पावर बीआई और सीक्वल में जा रहे हैं तो वो देख सकते हैं। ओके, मतलब टूल्स के बारे में पूछते होंगे कि टूल्स कैसे काम करता है, आपने कितना काम किया है इस पे। बेसिकली अगर आप फेक कर रहे हो ना तो उनको पता पड़ जाएगा। तो आपको प्रोजेक्ट तो बनाने ही पड़ेंगे, और आप फेक नहीं कर सकते हो। मान लो आप जावा में हो 4 साल से, ठीक है, 2-3 महीना आपने पावर बीआई पढ़ी और आप इधर आना भी चाह रहे हो ना, तो जैसे कोई एक्सपीरियंस बंदा है ना, उसको पता पड़ जाएगा कि अपना एक्सपीरियंस ये फेक कर रहा है।
तो उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए कि अगर आप कर रहे हो तो वो किस स्टाइल में कर रहे हो बेसिकली। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। बहुत सारे लोग होते हैं जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है, किसी अदर टेक्नोलॉजी में काम कर रहे होते हैं, एंड they want to join as a किसी डिफरेंट कंपनी एज अ डेटा एनालिस्ट, राइट? तो वो खुद से पढ़ते हैं 2-3 साल एंड इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर देते हैं, अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस दिखाते हैं डेटा एनालिस्ट में। तो आपको क्या लगता है कि सही चीज है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो एथिकली तो सही नहीं है, बट अगर उनका इंटरेस्ट है तो वो बताकर तो कर ही सकते हैं कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत इधर काम किया था, जावा पे काम किया था, इधर मेरे को जावा की नॉलेज है, 6 महीने इधर किया था और फिर अब मैं थोड़ा डेटा एनालिस्ट की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। तो बताकर करना चाहिए, क्योंकि बाद में एक बार ज्वाइन कर लिया फिर उनको पता पड़ेगा तो आपका बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ सकता है मेरे हिसाब से। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि चलो भाई मैं फोड़ दूंगा जाकर, मैं बना लूंगा, मैंने 10 प्रोजेक्ट कर लिए हैं अपने आप से, अब मैंने कर सकता हूँ कुछ भी रिक्वायरमेंट आ जाए, क्योंकि मेरा अब लग रहा है कि 4 साल बंदा अगर आप बोला 2-3 साल वो करा हुआ है ना, 2-3 साल वाला बंदा पावर बीआई में होगा तो उसने मान लो 30-40 रिपोर्ट तो बना ही ली होंगी ना अपनी कंपनी में। तो अगर आपने अब खुद से वो बना ली है तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एथिकली तो सही नहीं है। ओके, एनी फाइनल एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए? फाइनल एडवाइस यही है कि बेसिकली अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि टूल्स टेक्नोलॉजी कौन कौन सी नई नई आ रही हैं आपको लर्न करते रहना चाहिए, आप स्किल करते रहना चाहिए, इसकी बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो इसके संग में आपको भी अपस्किल करना पड़ेगा। और अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड हैं तो इस फील्ड में आ सकते हैं बेसिकली। तो यही मेरी फाइनल एडवाइस है, और कीप राइजिंग कीप शाइनिंग। ओके, थैंक यू सो मच रजत हमारे चैनल पे आने के लिए। डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली, और आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो तो मैं और गौरव मिलके उनको आंसर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू गौरव फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी चांस टू शेयर माय नॉलेज। होप दिस पॉडकास्ट विल बी यूजफुल फॉर योर ऑडियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। होपफुली आपने पॉडकास्ट देख तो लिया होगा, आपको रजत की जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात की थी। अगर आपको इस पॉडकास्ट की क्लिप्स चाहिए तो मेरा दूसरा चैनल है बैकसीट इंजीनियर क्लिप्स, हमने हर टॉपिक्स की क्लिप्स डाल रखी हैं, तो आपको पूरा पॉडकास्ट नहीं देखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट जाके क्लिप्स देख सकते हो। बाकी गाइस, अगर आपको रजत से कनेक्ट करना है तो उनका लिंक्डइन आईडी एंड उसके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके उनसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना एंड मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।